जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं पाकिस्तान को लेकर आई एक रिपोर्ट से। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में आप सब ने देखा कि भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। वो बात अलग है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, उसने प्रोपेगेंडा मशीनरी के दम पर पाकिस्तान की जाहिल कौम को ये तो कन्विंस कर दिया कि तुम युद्ध तो जीत चुके हो, लेकिन प्रूफ के नाम पर ढेला भी उन्होंने आज तक नहीं दिया। लेकिन भारतीय वायुसेना ऐसी नहीं है। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की खाल निकाल रही है, और वो भी प्रूफ के साथ है। और ये प्रूफ इतने ज़्यादा सटीक है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि इनसे बचा कैसे जाए। और ऐसा ही कल भी हुआ, जहां पर एनडीटीवी डिफेंस समिट के दौरान वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी सर ने कुछ विजुअल सामने रखे, जहां पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत ने पूरे मिशन को प्लान किया, कैसे हमने इनका एग्जीक्यूशन किया और कैसे पाकिस्तान का एग्रेशन ही पाकिस्तान के लिए बैकफायर कर गया। नर्मदेश्वर तिवारी सर ने कहा कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने 50 से भी कम एयर लॉन्च वेपन्स का यूज़ किया था, और उनका प्रभाव इतना घातक था कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो बुलारी एयरबेस है, इस पर जब भारत ने स्ट्राइक करी तो हमने सक्सेसफुली एक की एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को हवा जमीन में ही तबाह कर दिया, जबकि मल्टीपल जो F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो कि जैकबाबाद में मेंटेनेंस से गुजर रहे थे, उनको भी हमारी स्ट्राइक्स ने हिट किया है। उन्होंने ये भी डिस्क्लोज किया कि यहाँ पर कुछ ही घंटे की स्ट्राइक में पाकिस्तान की जो वायुसेना थी वो लगभग दिव्यांग बन चुकी थी। नर्मदेश्वर तिवारी सर ने कहा कि पाकिस्तान की ये हालत तो उसी दिन तय हो गई थी जब 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, और उसके बाद हमने जो सिलसिलेवार प्लानिंग है उसकी शुरुआत करी। हमारा उद्देश्य यही था कि जो 26 इनोसेंट सिविलियंस मारे गए थे उनका माकूल जवाब देना, और हमने इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर की जो रूपरेखा है वो तैयार करनी शुरू कर दी। हमने अपनी मिसाइल स्ट्राइक्स को इस तरह से प्लान किया कि हमने पिन पॉइंट एक्यूरेसी और हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ जो पाकिस्तान के टारगेट्स हैं उनको हिट किया, और एडवर्सरी के जो न्यूक्लियर आर्म एयर बेसिस थे इनको भी भारत की तरफ से हिट किया गया है। एयर मार्शल तिवारी ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना का जो ऑपरेशन था वो इस प्रकार से किया गया था कि हमने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया था, और बाकायदा इसके चलते उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जहां पर मिराज 2000 की तरफ से दागी गई एक क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती नजर आती है। और ये टारगेट जो पाकिस्तान का एक मेन टारगेट था, मेन आतंक की फैक्ट्री थी, इसको टारगेट किया गया था। तिवारी सर ने कहा कि जब हमने आतंकवादी ठिकाने को टारगेट किया तभी हमें पता चल गया था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ उलफजुल हरकत करेगा, और हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि अगर वो हमारे सिविलियन या मिलिट्री टारगेट्स को या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करता है तो फिर हम भी रिटेलिएट करेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब पाकिस्तान ने ऐसा काम किया तो उसके बाद से हमने भी पाकिस्तान के जो क्रिटिकल एयरबेस थे 2, उनको टारगेट किया, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में थे, और ये थे बोलारी और जैकबाबाद। बोलारी में जहाँ तक बात रही तो वो एक नया और एडवांस एयरबेस है जिसको 2017 में इनॉग्रेट किया गया था, और ये कराची से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी में स्थित है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस के एयर लॉन्च जो वेरिएंट हैं इनसे अटैक किया था, और सैटेलाइट इमेजरी ये दिखाती है कि ये जो टारगेट हिट हुए थे वो काफ़ी भयंकर हुए थे। और आप सबको पता है कि जो हैंगर था वहाँ पर एक, उसमें तकरीबन 60 फुट चौड़ा जो होल है वो हुआ था, जो कि स्पष्ट करता है कि स्ट्रक्चरल डैमेज के साथ साथ जो उसके नीचे सामान रखे थे, एयरक्राफ्ट रखे थे, वो भी बुरी तरीके से डैमेज हुए थे। और इसी पर बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने ये भी एडमिशन किया, ये भी माना कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना साप 2000 इरे एवैक्स को भी गंवाया है। इसके अलावा मल्टीपल दूसरे जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी ब्रह्मोस की स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय किए गए हैं। और आपको पता ही है कि इंटरनेशनल मीडिया भी शुरुआत में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में बहती चली जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनको भी रियलाइज़ हुआ, और उन्होंने भी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रिडिक्ट किए थे। और आपको याद ही होगा कि हाल ही में एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी ये दावा किया था कि पाकिस्तान ने इस पूरे स्ट्राइक में 19 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो गंवाए थे। और कहीं ना कहीं नर्मदेश्वर तिवारी सर ने जिस प्रकार के प्रूफ सामने रखे हैं उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक पूरा का पूरा नाइटमेयर था, जिससे निपट पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और पाकिस्तान की हालत बिल्कुल पूरी तरीके से पस्त हो गई थी। वो बात अलग है कि बाद में पाकिस्तान ने अपने साख को बचाने के लिए राफेल को मार गिराए जाने का जो फेक प्रोपेगेंडा है उसको प्रोपेल किया, लेकिन उसमें भी उन्हें कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वो कोई सिंगल एविडेंस भी नहीं दे पाए किसी भी सिंगल फाइटर जेट के मार गिराए जाने का। तो यहाँ पर क्लियर है
आने वाले भविष्य में हमें इस प्रकार के और जो प्रमाण हैं वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान सार्वजनिक मंच पे ऐसे ही नंगा होता रहेगा। आप भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से दिए गए या वाइस प्रमुख की तरफ से दिए गए इन सबूतों को किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट रूस से आ रही है और रूस ने एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव चल दिया है जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो रूस ने एक बहुत ही बड़ा जो डिफेंस मूव है वो चला है, जहां पर उन्होंने भारत को अपने डिफेंस प्लेटफॉर्म ऑफर करने के लिए जो ऑफर्स हैं उन्हें और ज़्यादा इंटेंसिफाई करना शुरू कर दिया है। और इसी बीच रूस की तरफ से रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि टुप्लो जो Tu-160M व्हाइट स्वान एयरक्राफ्ट है, ये भारतीय वायुसेना को एक बार फिर से ऑफर किया गया है और बाकायदा रूस अब इन्हें ऑफर नहीं कर रहा है बल्कि इनकी जो कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी है वो भी चल रही है। मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो ये डेमोन्स्ट्रेशन या तो भारत में आने वाले किसी अपकमिंग एक्सरसाइज के दौरान किया जाएगा रूस के तरफ से, या फिर किसी एयर शो में जो ये एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भारत को मिलेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रूस को लेकर इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई हो, लेकिन भारतीय वायुसेना ने समय समय पर इस प्रकार की रिपोर्ट्स के जो खंडन है वो भी किए हैं। लेकिन इस बार सोर्सेज में ये बताया जा रहा है कि रूस का ऑफर थोड़ा हाइब्रिड टाइप का है। कहने का मतलब ये है कि भारत के पास अब इस डील में दो ऑप्शन है। भारत चाहे तो इन एयरक्राफ्ट्स को खरीद भी सकता है या चाहे तो लीज पे इन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट भी कर सकता है। यानी ये एयरक्राफ्ट लीज पे भी भारत को ऑफर किए जा रहे हैं जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में भारत को दिए जाएंगे। हालांकि आपको याद दिला दें कि हाल ही में जो इनके प्रोडक्शन लाइन है उसको रीएक्टिवेट किया गया था, जिसके बाद से जो ऑर्डर्स हैं वो रिसीव हुए हैं और अब भारतीय वायुसेना का इंटरेस्ट क्योंकि पहले से था इस प्रकार के लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स में, तो देखना ये है कि भारत का रक्षा मंत्रालय इस पे किस प्रकार का निर्णय लेता है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इस पे कोई टिप्पणी नहीं करी है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय वायुसेना इसको लेगी या नहीं लेगी। लेकिन जब भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट की डिबेट होती है तो इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक वर्ग इसका समर्थन करता है तो एक वर्ग इसकी खिलाफत करता है। देखिए, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस प्रकार के जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जो प्राथमिक अभी ज़रूरतें हैं पहले उन्हें देखना होगा। बॉम्बर निसंदेह काफ़ी कैपेबल होते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी समस्या इस समय है फाइटर जेट्स की कमी। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि बॉम्बर एयरक्राफ्ट के पहले बारे में विचार करने से पहले हमें 5th जनरेशन फाइटर या 4th जनरेशन फाइटर के बारे में विचार कर लेना चाहिए, जिन्हें भारतीय वायुसेना की इस समय अधिक आवश्यकता है। और यही लिए भारतीय के रक्षा मंत्रालय का निर्णय ही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इस पर कोई क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया जाए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि Tu-160 को लेकर भारत पूर्व में भी इंटरेस्टेड था और कई बार रूस से इसको लेकर बात भी हुई थी, लेकिन उस समय जो आम सहमति है वो नहीं बन पाई थी। तो इस बार देखना है कि निर्णय क्या आता है और रक्षा मंत्रालय इस पर कैसे रिएक्ट करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।